पहले यह जो समग्र एवं बहुविषयक शिक्षा, इसके कंसेप्ट पर हम थोड़ा ध्यान देना चाहेंगे कि समग्र होलिस्टिक एजुकेशन से क्या तात्पर्य है। समग्र यहाँ दो रूपों में देखा जाता है। एक तो ऐसी शिक्षा जिससे कि बालक का समग्र विकास हो। समग्र का मतलब उसके व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास हो। जैसा कि महात्मा गांधी ने कहा है कि जो शिक्षा का जो मूल उद्देश्य है वह 3H का विकास करना। 3H का विकास करना मीन्स जो प्रथम H है वह है हेड, सिर, अर्थात बालक का संज्ञानात्मक विकास करना। संज्ञानात्मक का मतलब जितनी सूचनाएं हैं उनको आत्मसात कराना। जो दूसरा H है वह है हैंड, हाथ का विकास करना, अर्थात क्रिया करने की क्षमता का विकास करना, अर्थात कौशल का विकास करना। और तीसरा H है हार्ट, उसके दिल का विकास करना, भाव का विकास करना, उसके अंदर मानवता के गुणों का विकास करना। हम इन्हीं तीनों बिंदुओं पर इस नई शिक्षा नीति को परखने के लिए नजर डालेंगे कि इन तीनों चीजों को किस रूप में इस नई शिक्षा नीति के अंदर रखा गया है ताकि बालक के सभी पक्षों का विकास हो सके। दूसरी चीज, अगर उसी सेंस में हम कहें कि होलिस्टिक डेवलपमेंट यह तो एक बालक का है, दूसरा अर्थ ये भी है कि जितने बालक हैं सभी का विकास हो। यहाँ अंतर नहीं करना है। जितने हमारे देश के छात्र हैं सभी का विकास हो, उस दिशा में भी हमारी नवीन शिक्षा नीति प्रकाश डालती है। तो दोनों को देखते हुए बहुविषयक का मतलब है, जैसा कि पीछे भी बताया गया, कि एक साथ एक से अधिक विषयों में विशेषज्ञता प्राप्त करना, एक से अधिक विषयों को अध्ययन करना, क्योंकि आज का जो समय है वह केवल एक काम करने के लिए ही नहीं बल्कि इस प्रकार से बालक को तैयार करता है या करे ताकि वह विषम परिस्थितियों में, अगर परिस्थितियां सम नहीं होती हैं, आगे कुछ परिस्थिति बदलती है, तो उस बदली हुई परिस्थिति में भी वह अपने आप को संभाल सके या अपने आप को इस कदर बना सके कि उस विषम परिस्थिति में भी वह अपने जीवन की नैया को पार लगा सके, कर सके। तो इस परिप्रेक्ष्य में हम जो समग्र एवं बहुविषयक शिक्षा की ओर बढ़ते कदम के परिप्रेक्ष्य में जब हम नई शिक्षा नीति 2020 में दिए गए प्रभावात्मक परिशोधन, जिनको हम अवसर के रूप में देखते हैं, उन पर कुछ बिंदुओं में ध्यानाकर्षण करना चाहेंगे। एक तरफ हमारे पास अवसर है, दूसरी तरफ चुनौतियां हैं। हम सबसे पहले अवसर की बात करेंगे कि इस नई शिक्षा नीति में क्या बदलाव है और उसको हम किस प्रकार से हम अपने अवसर के रूप में उपयोग कर सकते हैं। जैसा कि अभी जब ये कोरोना काल शुरू हुआ तो उस समय हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ठीक है, ये विषम परिस्थिति है, लेकिन इस विषम परिस्थिति को हम अवसर के रूप में तब्दील करेंगे और उन्होंने बहुत कुछ इसको अवसर के रूप में तब्दील भी किया। आज जो हम आपके सामने हैं, निश्चित रूप से यह भी तकनीकी इस परिस्थितियों की ही देन है कि हम सीधे सीधे क्लासरूम शिक्षण की तरफ से हट करके आभासी कक्षा या आभासी वेबिनार में हम जुड़कर अपने विचार को आत्मसात कर रहे हैं और किसी भी विषय पर नए नए विचार को खोज रहे हैं, नए विचार को प्रस्तुत कर रहे हैं या नए विचार को सीख रहे हैं।
तो निश्चित रूप से हमें हर परिस्थिति में, जो भी परिस्थिति हो, सम हो विषम हो, उसमें हमें अवसर की तलाश करनी चाहिए कि हमारे लिए यह किस प्रकार से फायदा पहुंचा सकता है। जो इस अवसर को हम 10 बिंदुओं में, अभी जो भी चर्चा हुई है पिछले वक्तागण के द्वारा दिया गया है, उनसे जोड़ते हुए हम इस पूरे को 10 बिंदु में रखने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार का बदलाव किया गया है और उससे हम किस प्रकार से, उसको हम किस प्रकार से अवसर के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। जो पहला बदलाव है वह शिक्षा की संरचना में किया गया है। जैसा कि हमारे डॉक्टर ओपी सिंह सर जब विषय प्रवर्तन कर रहे थे तो उन्होंने काफी इस पर रखा था कि जो शिक्षा की संरचना है, जो 10+2 की विद्यालय शिक्षा की संरचना थी, उसको बदल करके इसमें 5+3+3+4 ईयर का शिक्षा की संरचना, स्कूली शिक्षा की संरचना में परिवर्तित किया गया है, रखा गया है। इसमें जो 5 ईयर का है, पहला वह लड़के के 3 साल के बाद जब प्रवेश हो तो उसका प्रवेश नर्सरी क्लास में हो, उसके बाद वह फर्स्ट क्लास में जाएगा, नर्सरी क्लास के बाद वह LKG में जाएगा, उसके बाद UKG में जाएगा, देन फर्स्ट और सेकेंड। यह 5 साल का क्लास 5 साल के क्लास के बाद आफ्टर 3 ईयर में कक्षा 3, 4 और 5 की कक्षा में वह प्रतिभाग करेगा, सीखेगा, और यह पूरा नर्सरी टू क्लास 5 में जो उसका माध्यम होगा वह मातृभाषा रखा गया है। मातृभाषा लेकिन जैसा कि पिछले वक्ता डॉक्टर जयनंद पांडे जी ने भी रखा कि मातृभाषा को रखना कोई आवश्यक नहीं है, संस्थाओं को छूट दी गई है कि वह चाहें तो अंग्रेजी भाषा को भी रख सकते हैं, यह संस्था के ऊपर है। लेकिन जिस तरीके से, या जितने भी शिक्षा शास्त्री हैं जिन्होंने बाल मनोविज्ञान का अध्ययन किया है, उन्होंने निश्चित रूप से यह देखा है कि जितनी बढ़िया सोच विकसित होती है अपनी मातृभाषा में, जब हम बालक जो भाषा में बात करता है, और सबसे अच्छी चीज अगर हम सीखते हैं, इसका एक उदाहरण है कि हम जो स्वप्न देखते हैं वह भी तो अपनी मातृभाषा में ही देखते हैं। अगर हम इंग्लिश में स्वप्न देखना शुरू कर दें तो निश्चित रूप से हमारी जो चीजें हैं, हमारी जो शिक्षा का माध्यम है वह इंग्लिश भी हो सकता है। अर्थात हमें जो स्वप्न दिखाई देता है, जिस भाषा में दिखाई देता है, निश्चित रूप से हम उसी भाषा में सर्वाधिक अपने विचार को रख पाते हैं, या उसी भाषा में दिए गए विचार को अपने अंदर आत्मसात कर पाते हैं। तो ये बहुत ही ज्वलंत मुद्दा था जिसमें कि मातृभाषा में शिक्षा देने का माध्यम प्रस्तुत किया गया। हालांकि इसके और सब भी कई कारण हैं इसके पीछे, और इसके पहले भी कहा गया था, पहली वाली पॉलिसी में भी, उच्च शिक्षा आयोग 1964-66 में भी जो भी शिक्षा का माध्यम मातृभाषा बताया गया और उस पर अमल भी किया गया, लेकिन इस बार पुनः इसको इस रूप में प्रस्तुत किया गया। इसी के साथ जो क्लास 6, 7, 8 में प्रोफेशनल और स्किल डेवलपमेंट के कार्यक्रम को जोड़ा गया है, और यह सुविधा दी गई है, यह चयन करने का पूरा छात्र को अधिकार दिया गया है, अवसर दिया गया है कि आप कौन सा स्किल को लेना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। इसी तरह जो +4 है वह 9, 10, 11 और 12 के क्लास
में है। और इसमें जो सबसे बड़ा जो बदलाव किया गया है वह है विषयों के चयन में स्वतंत्रता का। अभी तक क्या था कि एक तरफ हम आर्ट साइड, कला संकाय या विज्ञान संकाय को जब एडाप्ट करते थे तो उसमें पहले से बंधा बंधाया स्ट्रक्चर था कि आप इस विषय के साथ इसी विषय को पढ़ सकते हैं, इसके अलावा आप दूसरे का चयन नहीं कर सकते। लेकिन इस बार इसमें निश्चित रखा गया है कि आप लड़का जिस विषय को चाहे उस विषय को चयन करके अपनी इच्छा के अनुरूप वो पढ़ सकता है। ठीक इसी प्रकार जब हम आते हैं उच्च शिक्षा में, तो उच्च शिक्षा में एक बहुत ही समीचीन, जिसको कह सकते हैं बहुस्तरीय प्रवेश एवं निकासी की बात कही गई है। हालांकि वर्ष 2013 में एक व्यवस्था शुरू की गई थी जिसको हम बैचलर ऑफ वोकेशनल बीभोक के नाम से जानते हैं। यह व्यवस्था भी ठीक यही, यह जो विभोग की पूर्व की व्यवस्था है वह अनवरत जारी रहेगी। इस नई शिक्षा नीति में भी उद्धृत किया गया है। लेकिन इसके अतिरिक्त भी व्यावसायिक पाठ्यक्रम अन्य सभी स्नातक डिग्री कार्यक्रमों में शामिल नामांकित छात्रों के लिए उपलब्ध होंगे, जिसमें 4 वर्षीय बहुविषयक स्नातक पाठ्यक्रम भी शामिल होगा। हम थोड़ी सी बात करते हैं विभोग कार्यक्रम की, या इस संदर्भ में इसी तारतम्य में जो अभी स्नातक पाठ्यक्रम के लिए जो लचीलापन ले आया गया है उसकी बात करते हैं। यह जो यूजी ग्रेजुएशन का कोर्स है वह 3 साल के लिए भी है और 4 साल के लिए भी। अंतर उसमें यह है कि यह जो कोर्स है पूरा चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम पर आधारित होगा, और इसमें लड़का प्रवेश लेने के बाद जिस ईयर के बाद चाहे उस ईयर के बाद अपना शिक्षा लेने का कार्य बंद कर सकता है। लेकिन अभी तक होता है कि अगर स्नातक द्वितीय वर्ष के बाद लड़का ने क्लास बंद कर दिया तो फिर प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष का सीखा हुआ ज्ञान या उसकी डिग्री का कोई औचित्य नहीं होता है, कोई मान्यता नहीं होती। लेकिन इसमें पहले से निर्धारित कर दिया गया है कि अगर लड़का 1 साल तक अगर ग्रेजुएशन के कोर्स में एडमिशन कराया और 1 साल पढ़ने के बाद किसी कारण से उसके शिक्षा में व्यवधान आता है, वह अब नौकरी की तलाश करता है या कहीं रोजी रोटी में चला जाता है, तो उसको 1 साल के बाद सर्टिफिकेट कोर्स दे करके और विदा कर दिया जाएगा। मीन्स 1 साल पढ़ने के बाद आप जो भी जाएंगे तो आपको 1 साल का कोर्स दिया जाएगा और वह आपके काम में आएगा। इसी तरह जब आपने पुनः पढ़ना चाहा, आपने दूसरा साल भी पूरा किया और दूसरे साल के बाद हो सकता है किसी को फिर कहीं जाना पड़े, कहीं कोई जॉब में चला जाता है, छूट जाता है, आगे किसी कारण से वह पढ़ नहीं पाता है, तो उस समय उसको डिप्लोमा कोर्स का सर्टिफिकेट दिया जाएगा और वह डिप्लोमा कोर्स उसके जीवन में काम आएगा। इसी तरह जो तीसरा साल पूरा करता है तो तीसरे साल के बाद उसको डिग्री का कोर्स दिया जाएगा और डिग्री कोर्स वह अन्य दूसरी सर्विस में जाने के लिए वह काम आएगी। जबकि अगर वह और पढ़ना चाहता है तो उसको 4था साल का कोर्स करना होगा और वह 4था साल के कोर्स में शोध परक क्रियाओं पर ज़्यादा बल दिया जाएगा और वह आगे के पढ़ने के लिए 4था साल का कोर्स अनिवार्य होगा। यहाँ जो हम बात कर रहे हैं निकासी की, प्रवेश लेने के 1 साल के बाद भी वो निकल सकता है तो उसकी डिग्री काम आ सकती है, दूसरे साल भी निकल सकता है, तीसरे साल भी निकल सकता है, 4था साल भी अगर बंद करता है तो उसको डिग्री मिलेगी। और उस 4 वर्षीय कोर्स के बाद उसके पास कई ऑप्शन होते हैं। एक तो ऑप्शन होता है कि वह सीधे पीएचडी में एडमिशन ले सकता है, या उसके पास ऑप्शन होगा कि वह 1 वर्षीय पीजी कोर्स में एडमिशन ले सकता है, या उसके पास ऑप्शन होगा कि 1 वर्षीय बीएड कोर्स में एडमिशन ले सकता है। तो ये चीजें
हम बहुआयामी व्यक्तित्व के विकास के लिए बहुविषयक शिक्षा की ओर हम बढ़ रहे हैं कि लड़का जिस स्तर पर चाहे उस स्तर पर ड्रॉप करके और अपनी नई जिंदगी शुरू कर ले। तो इस प्रकार दूसरा एक कोर्स इंटीग्रेटेड 5 ईयर कोर्स का रखा गया है, जिसमें स्नातक और परास्नातक दोनों को मिला करके 5 साल का कोर्स होगा। इस कोर्स के करने के पश्चात भी लड़का पीएचडी में प्रवेश ले सकता है या 1 ईयर बीएड कोर्स कर सकता है। ये सीधे सीधे इस प्रकार की संरचना दी गई है कि लड़का जिस प्रकार, ऐसा न हो कि सीधे सीधे वो पढ़ते हुए चला जाए और जब पीजी कर ले उसके बाद सोचे कि अब हम क्या करें। अभी भी बहुत ऐसे लड़के आते हैं जिनको ग्रेजुएशन में विषय का कॉम्बिनेशन का ज्ञान नहीं होता है और बीए कर लेते हैं, उसके बाद एमए कर लेते हैं, उसके बाद बीएड करने के लिए भी आते हैं, बीएड भी हो जाता है। बाद में जब उनको पता चलता है कि हमें टीजीटी का फॉर्म भरना है, लेकिन टीजीटी का फॉर्म भरने के लिए कॉम्बिनेशन इस विषय का होना चाहिए जो कि नहीं है, तो उस समय उसको लगता है कि हमने जो 7 साल की समय गंवाया वो तो बेकार चला गया। हमने पढ़ा लेकिन उसका उपयोग हम आने वाले किसी भी जिसके लिए हम कर रहे थे, किसी सर्विस के लिए कर रहे थे, उसका लिए हम एलिजिबल नहीं हो पा रहे हैं। तो ये निश्चित रूप से पहले से ही ये क्लियर है कि हम किस प्रकार से इस व्यवस्था में बहुस्तरीय प्रवेश और उसके बाद उसी तरह की निकासी कहाँ छोड़ते हैं तो हमें किस प्रकार का फायदा होगा। हमें जैसे बीएड की हम बात करते हैं तो बीएड भी 3 प्रकार का इसमें उल्लिखित किया गया है। 3 प्रकार की कोर्स चलाए जाएंगे। एक 4 ईयर्स बीएड कोर्स होगा जो स्नातक और बीएड को एक साथ मिला करके दिया जाएगा। अब इसमें जो बहुविषयक की बात चल रही है, शिक्षा शास्त्र का ज्ञान के साथ ही साथ अनेक विषयों की भी शिक्षा यहाँ उसको रखनी होगी। इसी तरह 2 ईयर्स कोर्स भी है, जिन्होंने ग्रेजुएशन के बाद 3 ईयर का ग्रेजुएशन के बाद किया है उनके लिए 2 ईयर्स कोर्स बीएड का चलेगा। इसी तरह आफ्टर पीजी 1 ईयर की बात है, 1 ईयर बीएड कोर्स की बात है। एक चीज और आपको बताएं, ये जो 2013 में विभोग अभी जिसका हम चर्चा कर रहे थे, जिस पाठ्यक्रम की, वह जो शुरू किया गया था, हमारे यहाँ भी जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय में इस पर बहुत ही काम चल रहा है और विश्वविद्यालय प्रशासन निश्चित रूप से लगा हुआ है कि हमारे विश्वविद्यालय में भी इस प्रकार के कोर्स अति शीघ्र खुल जाएं। मैं इन चीज़ों को अगर इस प्रकार हम देखें तो जो हमारी संरचना है बहुस्तरीय प्रवेश एवं निकासी की, वह कल्पनाशील और लचीली पाठ्यक्रम संरचनाएं अध्ययन के लिए विषयों के रचनात्मक संयोजन को सक्षम करेंगी। आज की कठोर अनुशासनात्मक सीमाओं को हटाकर आजीवन सीखने की संभावनाओं को बढ़ावा देंगी। हम इस प्रकार की जो चीजें हैं नई शिक्षा नीति में, उनको निश्चित रूप से हम एक अवसर के रूप में देख रहे हैं कि आने वाले समय में हमारे छात्रों के लिए यह बहुपयोगी सिद्ध होगी। उनके व्यक्तित्व विकास के लिए, उनकी इच्छा जिस क्षेत्र में जाने की है, उसके लिए यह निश्चित रूप से एक मील का पत्थर साबित होंगी। इसी तरह जो तीसरा बिंदु है वह नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को स्थापित करने की। अभी जो रिपोर्ट में कहा गया है कि सभी प्रकार के वैज्ञानिक और सामाजिक अनुसंधान का नियंत्रण नेशनल रिसर्च फाउंडेशन द्वारा ही किया जाएगा। जितने उच्च शिक्षण संस्थानों को बहुविषयक संस्थान के रूप में परिवर्तित किया जाएगा। इसी तरह सन 2030 तक प्रत्येक जिले में उच्च शिक्षण संस्थान बनाए जाएंगे
अगर इस प्रकार की कल्पना हमारी नई शिक्षा नीति 2020 में है, तो निश्चित रूप से इसका फायदा हमारे छात्रों को मिलेगा। हमारी शिक्षा व्यवस्था निश्चित रूप से सुधरेगी। हमारे जो रिसर्च होंगे बहुत ही उनमें गुणात्मक विकास होगा। जैसा कि आज हमारी देश के लिए बहुत ही प्रासंगिक है, यह बहुत ही आवश्यक है कि हमारे जो शोध हैं उनमें गुणवत्ता बढ़ाई जाए। अगली जो बात हम देखते हैं राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति 2020 के तहत, उसमें यह जो संस्थाएं हैं जैसे यूजीसी, एआईसीटीई, एनसीटीई, इन संस्थाओं को समाप्त करके एक नियामक संस्था, रेगुलेटरी बॉडी का गठन करने के लिए किया गया है, जिससे समग्र और बहुत विषयक शिक्षा की संकल्पना को साकार किया जा सके। महाविद्यालयों को स्वायत्तता, ग्रेडेड ऑटोनॉमी दिया जाए तथा उनको इस प्रकार विकसित किया जाएगा कि वे अपना पाठ्यक्रम संबंधी नियोजन, परीक्षा स्वयं संपन्न करा सकें। विश्वविद्यालय से संबद्धता आने वाले 15 साल के अंदर लगभग समाप्त कर दिया जाएगा। उनको इस प्रकार की ऑटोनॉमी, उनके महाविद्यालय के अंदर इस प्रकार की ऑटोनॉमी को विकसित किया जाएगा कि वह अपना काम सभी, चाहे प्रवेश संबंधी हो, चाहे पाठ्यक्रम बनाना हो या परीक्षा करानी हो, डिग्री देना हो, यह सब चीजें निश्चित रूप से महाविद्यालय अपना संपन्न करा लें। इसमें जो एक महत्वपूर्ण पॉइंट दिख रहा है वह है भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग का गठन। निश्चित रूप से विनियमन, प्रत्यायन, फंडिंग एवं शैक्षणिक, यह 4 काम होते हैं किसी भी विश्वविद्यालय या महाविद्यालय को गतिमान करने के लिए। इन चारों मानकों के निर्धारण जैसे विशेष कार्य विशिष्ट, स्वतंत्र और सशक्त संस्थाओं, व्यवस्थाओं द्वारा संचालित किए जाएंगे। इन चारों संस्थानिक व्यवस्थाएं जो इन 4 आधारभूत कार्यों को करती हैं, स्वतंत्र रूप से कार्य करने के साथ साथ साझा उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एक तारतम्यता के साथ काम करें। इस हेतु भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग के तहत 4 स्वतंत्र व्यवस्थाओं के रूप में स्थापित किया जाएगा, जिसमें जो पहली व्यवस्था है, जो पहला परिषद है, वह है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा विनियामक परिषद, NHERC। इसका जो कार्य होगा, इसमें शिक्षक शिक्षा भी शामिल किया गया है, चिकित्सा एवं विधि शिक्षा को शामिल नहीं किया गया है। इसका जो कार्य है वह संस्थानों को विनियमित करना, अर्थात किस मानदंड के आधार पर संस्थान स्थापित होंगे उसके बारे में चिंतन या क्रिया पक्ष इस NHERC के द्वारा किया जाएगा। दूसरा जो है परिषद, वह है राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद, NAC। संस्थाओं का प्रत्यायन मुख्यतः कुछ बुनियादी कानून, कायदे, सार्वजनिक स्वप्रकटन, मजबूत गवर्नेंस और परिणामों के आधार पर होगा। अभी भी जो प्रत्यायन किया जाता है उसमें निश्चित रूप से जो SAR तैयार किया जाता है उसमें अपने आप को हम प्रेजेंट करते हैं, सेल्फ अप्राइजल रिपोर्ट तैयार करते हैं। तो इसी तरह इस में भी जो गुड गवर्नेंस है या जो हमारे परिणाम हैं, इन आधार पर हमारा
प्रत्यायन महाविद्यालयों का किया जाएगा। तीसरा जो परिषद है, उच्चतर शिक्षा अनुदान परिषद HEGC, जो पारदर्शी मानदंडों के आधार पर उच्चतर शिक्षा के फंडिंग और वित्त पोषण का कार्य करेगी। और चौथा जो परिषद है वो सामान्य शिक्षा परिषद के गठन की बात की गई है। यह उच्चतर शिक्षा कार्यक्रमों के लिए अपेक्षित परिणाम तय करेगा। तो ये जो चारों चीजें हैं, अगर एक भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग के तहत ये चार परिषद अलग अलग काम करें तो निश्चित रूप से अपना काम करेंगी और साथ में समन्वय स्थापित करके एक निश्चित रूप से साझा उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एक बेहतर काम कर सकेंगी। इसके साथ ही साथ हम जब समग्र एवं बहुविषयक शिक्षा के रूप में मूल्यांकित कर रहे हैं तो वहां हम पा रहे हैं कि जो बात की गई है विदेशी यूनिवर्सिटी को भारत में कैंपस खोलने की अनुमति देने की, निश्चित रूप से अभी तक जो भारत की प्रतिभा गुणवत्ता परक शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेशी विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेती थी और सामान्यतः देखने में आता था कि जो जिस देश में गया पढ़ने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए, कौशल प्राप्त करने के लिए, वह उसी देश का होकर के रह जाता था। इसलिए हमारे देश में उस प्रतिभा का लाभ, उसकी ऊर्जा का लाभ हमारा देश ले नहीं पाता था। बस केवल और केवल वहां से जो अर्न करता था, जो कुछ यहाँ भेजता था, उसी के टैक्स को प्राप्त करके हमारा जो देश है वह वही प्राप्त कर पाता था। लेकिन अगर हम विदेशी विश्वविद्यालयों को अगर अपने यहाँ ही खोलने का अवसर दें तो निश्चित रूप से हमारी जो प्रतिभा है वह बाहर पलायन करने से बचेगी और उसकी ऊर्जा का, उसके कौशल का लाभ हमारे देश को प्राप्त होगा। यह निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि जो अभी पलायन हो रहा है उसको रोकने में यह एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। अभी बात कर रहे थे हम समग्र एवं बहुविषयक शिक्षा की तरफ जो बढ़ता हुआ कदम है, किस रूप में हम देख रहे हैं अपनी नई शिक्षा व्यवस्था, नई शिक्षा नीति 2020 में हम किस प्रकार से उसको रेखांकित करने का प्रयास करेंगे। एक पॉइंट यहाँ आप देख सकते हैं कि जो हमारी क्रेडिट आधारित पाठ्यक्रम पर जोर दिया गया है, इसके चलते जो समग्र गुणवत्ता प्रबंधन, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए आवश्यक है कि पाठ्यक्रम का निर्माण क्रेडिट आधारित किया जाए, जो इस नई शिक्षा नीति 2020 में बल देकर कहा गया है। इसी के साथ इसमें हम देखते हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन पर फोकस किया गया है। जैसा कि इस समय जो विषम परिस्थितियां चल रही हैं पूरे विश्व में, इस विषम परिस्थिति में भी हम अपने छात्रों को ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से निश्चित रूप से शिक्षण कार्य प्रदान करने में समर्थ हो रहे हैं। हमारे छात्र भी ऑनलाइन एजुकेशन से अपने को जोड़ करके नई चीज़ों को सीख पा रहे हैं। इस विषम परिस्थिति में भी हम एक अवसर की तलाश किए हुए हैं। इसी तरह वर्चुअल लैब की कल्पना के लिए नई शिक्षा नीति में रखा गया है। डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना करने के लिए रखा गया है। तो निश्चित रूप से ये सब जो चीज़ें हैं, ये हमारे बच्चों को, हमारे छात्रों को सीखने के लिए और उनके व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास के लिए एक निश्चित रूप से महत्वपूर्ण योगदान अपना अदा करेंगे। इस तरह हम देखते हैं कि जो नई शिक्षा नीति है उसमें स्कूली शिक्षा में कौन कौन से बदलाव किए गए हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम को लचीला किया गया है, कम किया गया है।
पाठ्यक्रम को क्रिटिकल थिंकिंग, होलिस्टिक या पूछताछ आधारित, खोज आधारित, चर्चा आधारित और विश्लेषण आधारित बनाने पर जोर दिया गया है। इसी तरह पाठ्यक्रम सामग्री में आइडिया, एप्लीकेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग पर फोकस किया गया है। इंटरेक्टिव टीचिंग लर्निंग पर जोर दिया गया है। छात्रों के परफॉर्मेंस का आकलन 3 स्तर पर करने के लिए बताया गया है। जिसमें स्वयं छात्र द्वारा, सहपाठी द्वारा और शिक्षक द्वारा, यह 3 के द्वारा छात्रों के परफॉर्मेंस का आकलन किया जाएगा। इसी तरह सामुदायिक जुड़ाव और सेवा, पर्यावरण शिक्षा और मूल्य आधारित शिक्षा पर जोर देने की बात कही गई है। इस तरह हम देखते हैं कि जो भी पाठ्यक्रम में बदलाव दिख रहा है वो निश्चित रूप से छात्रों के व्यक्तित्व के विकास के लिए जो तीनों पक्ष हैं उन तीनों पक्ष में परिवर्तन की बात को करता है। इसी तरह एक चीज और देखने में कि जो शिक्षकों का चयन करने की बात है, निश्चित रूप से कहा गया है कि पारदर्शी एवं प्रभावकारी प्रक्रियाओं के माध्यम से संपन्न कराने पर बल दिया गया है। तो यह भी एक चीज बहुत ही महत्वपूर्ण है कि शिक्षक ही वह व्यक्ति है जिसके द्वारा कक्षाओं में छात्रों के व्यक्तित्व का निर्माण किया जाता है। तो शिक्षक का चयन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसके लिए भी जो व्यवस्था दी गई है नई शिक्षा नीति में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी तरह जो पदोन्नति है उसको भी योग्यता आधारित बनाने के लिए सुझाव दिया गया है। योग्यता या जो कार्य प्रदर्शन का आकलन है वह कई स्रोतों के आधार पर किया जाएगा। तो ये सब पॉइंट हैं जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि निश्चित रूप से हमारी जो नई शिक्षा नीति है वह हमें एक अवसर प्रदान करती है जिससे कि बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट किया जा सके। अंत में मैं इसकी 2-3 पॉइंट्स और लेंगे जिसमें हम चुनौतियों की चर्चा करना चाहेंगे। जो सबसे पहली चुनौती है कि वह शिक्षा पर खर्च करने की है। जो शिक्षा पर जीडीपी का 6% खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है, कोठारी कमीशन 1964-66 के द्वारा भी शिक्षा पर जीडीपी का 6% खर्च करने की अनुशंसा की गई थी। लेकिन यह दुखद सत्य है कि यदि हम आज 2009 से 14 तक के शिक्षा पर खर्च का औसत देखें तो वह बजट का 3.19% है तथा 14 से 19 तक के शिक्षा पर खर्च का औसत देखें तो वह बजट का 2.88% है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शिक्षा पर जो खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है उसको प्राप्त करने की एक बहुत बड़ी चुनौती है। जब तक इस पर समाधान प्राप्त नहीं किया जाता, समग्र एवं बहुविषयक शिक्षा की कल्पना को साकार रूप नहीं दिया जा सकता है। मैं इसी के साथ आपको सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि हमारी बातों को आप लोगों ने बहुत ही शांतिपूर्वक और गंभीरता पूर्वक सुने। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, थैंक यू डॉक्टर।